एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग उससे अगले पार्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और उस अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से आगे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 131 से आगे को डिस्कस करेंगे। ये जो है उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि फिटर में पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई फिटर ट्रेड से कर रहे हैं और वैसे जो टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई का जो टीचर बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी झारखंड में आई है या फिर बिहार के इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से और उसको समझते हैं कि 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या है। पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर्स बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करती है। तो समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए वह कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि माइक्रोमीटर होता क्या है। माइक्रोमीटर एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मापता है, आपको कोई भी बाहरी माप उससे ले सकते हैं और बाहरी माप कैसा होना चाहिए उसकी एक रेंज होती है। यानी सभी माइक्रोमीटर का एक रेंज होता है कि 0 से 25 mm का जो है माइक्रोमीटर है तो वो कहाँ से कहाँ तक की थिकनेस को माप सकता है। 0 से 25 mm तक के थिकनेस को वो मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो वो पूछ रहा है कि एक समान दबाव सुनिश्चित करने का वह माइक्रोमीटर का वह कौन सा भाग है जो कि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए जो रैचेट स्टॉप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और रैचेट स्टॉप से प्रेशर को इक्वलाइज किया जाता है। अब ये रैचेट स्टॉप होता क्या है और माइक्रोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लें। ये माइक्रोमीटर एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। इसके लिए चलते हैं, हम आपको पेज पे वो दिखाते हैं कि जो है किस तरीके का माइक्रोमीटर किस तरीके का होता है। तो इसके लिए हम लोग इस पेज पे चलेंगे और ये समझेंगे कि ये माइक्रोमीटर कैसा होता है। ओके, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो फिगर जो दिख रहा है वो क्या है, माइक्रोमीटर का ये फिगर है, ठीक है ना। और कौन सा माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, ठीक है। ये जो फिगर है वो किसका है, आउटसाइड आउटसाइड माइक्रोमीटर का ये फिगर है। ये क्या है, एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्ममापी यंत्र है। और इससे कितना मेजरमेंट लिया जा सकता है, तो ये जो दिखाया हुआ है 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट इससे लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये रेटिंग लिखा हुआ है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm होता है। किस केस के लिए, जो ब्रिटिश मैट्रिक स्केल जो माइक्रोमीटर होता है उसके लिए। ये किसके लिए होता है, मैट्रिक स्केल माइक्रोमीटर के लिए होता है, मैट्रिक स्केल माइक्रोमीटर। अभी माइक्रोमीटर जो होता है वो मैट्रिक स्केल और ब्रिटिश स्केल में क्या अंतर है। तो माइक्रोमीटर जो मैट्रिक स्केल का होगा उसमें जो भी रीडिंग होगा वो किस में होगा, मिलीमीटर में दिया हुआ होगा, एमएम में दिया होगा, ठीक है ना। और उस केस में जो ब्रिटिश स्केल माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है, इंचेज में होता है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग जरा समझते हैं कि कौन सा वैसा भाग है जिससे क्या है, प्रेशर को इक्वलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसको रैचेट स्टॉप भी कहते हैं, है ना, रैचेट स्टॉप। और ये नर्लिंग किया हुआ सरफेस रहता है, इसको चलाते हैं तो स्पिंडल क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। फाइन, यहाँ से भी थिम्बल के सहारे भी जो है आप माइक्रोमीटर को चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये मेजरिंग फेस जो है, जैसे इसमें कुछ आपको जो मेजर करना है, जिसका थिकनेस मेजर करना है, उसको इस दोनों के बीच, सरफेस के बीच में, मेजरिंग सरफेस के बीच रख देंगे और इसके बाद थिम्बल से क्या करते हैं, आगे पीछे यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो स्पिंडल आगे या पीछे जाता है। जब ये काफी नजदीक पहुंच जाता है, मेजरिंग सरफेस जो है, जो जो भी बॉडी है जिसका हमको थिकनेस निकालना है, तो फिर इसके बाद फाइनली हम यहाँ से चलाना शुरू करते हैं। क्यों यहाँ से चलाते हैं, ताकि सभी आदमी के लिए जो है प्रेशर जो है इक्वल लगे। तो जैसे ही ये मेजरिंग फेस आपस में सट जाता है उस बॉडी के जिसका हमको थिकनेस निकालना है, तो फिर क्या होता है, ये स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है, यानी और आगे स्पिंडल ये नहीं बढ़ता है। इसके बाद हम लॉक नट के सहारे उतना ही मेजरमेंट को हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं।
अब ये मेजरमेंट दिखता कहाँ है? मेजरमेंट यहाँ ये स्लीव के ऊपर दिखता है और ये थिम्बल के ऊपर दिखता है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है कि थिम्बल को कैसे पढ़ेंगे और स्लीव को कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए जो है ये आप कैसे करते हैं उसको हम लोग कई बार जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। अगेन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्लीव के ऊपर दो तरह का डिवीजन होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है और सब डिवीजन होता है। मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का मान जो होता है 1 mm होता है, 1 mm होता है, और सब डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू जो नीचे की तरफ ये कटा हुआ है वो 0.5 mm होता है। उसी तरह से थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू जो लीस्ट काउंट कहलाता है इसका मान 0.01 mm तक होता है। इसका मतलब होगा कि मिनिमम कम से कम इतना माप ये जो है ले सकता है माइक्रोमीटर। ओके, तो चलिए इसको जो है अब हम लोग वापस जो है उसी क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो कह रहा था इसमें क्या था। ऑप्शन डी जो था वो राइट आंसर था और हमने ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 131 का रैचेट स्टॉप जो होगा प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जरूरी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड्स। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 131 में। तो इसमें जो होता है जॉ जो होता है वो मेन पार्ट होता है। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग फिगर के सहारे अगर समझेंगे तो काफी आसानी से इसको समझ पाएंगे। कह रहा है कि जो मेन स्लाइड होता है उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि मुख्य भाग कौन सा होता है, तो जॉ होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जरा देख लें कि जो है जॉ किस तरह का होता है और क्या होता है, तो हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वो क्या होता है। तो चलिए उसी पेज पे फिर चलते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जो चीजें जो दिखाया गया है ये जो है ये क्या है। ये एक तरीके का आपको क्या है, सॉरी हाइट गेज यहाँ नहीं है, अगले पेज में जरा देख लेते हैं कि इस पेज में है। यहाँ ये जो है आपका ये जो शो कर रहा है ये क्या है, ये वर्नियर हाइट गेज है, ठीक है ना। और इसी में पूछ रहा है कि ये स्लाइड्स का जो इंटीग्रल पार्ट्स है, यानी ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड जो है इस बीम के ऊपर जो है स्लाइड करता है, इसका मेन पार्ट्स क्या है। तो मेन पार्ट क्या होता है, जॉ होता है, ठीक है। जॉ इज द मेन पार्ट्स। तो जॉ के अंदर ही जो है ये स्क्राइबर लगा हुआ रहता है जो कि मेजरिंग सरफेस होता है। और इसका मेन काम क्या है, जैसे जो है वर्नियर हाइट गेज का मेन काम क्या है, वर्नियर हाइट गेज इसका मेन काम जो है वो क्या करते हैं, जब ड्राइंग के अनुसार किसी को कहीं पे जब ड्राइंग दिया हुआ रहता है उसके अनुसार हमको मार्किंग करना होता है, तो मार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, मार्किंग के लिए इसी वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है। अब वर्नियर हाइट गेज में आप थोड़ा सा समझ लें कि क्या क्या चीजें होता है। ये जो बेस होता है, बेस सरफेस, जिसके ऊपर जो है ये क्या है, मेन स्केल और बीम ये लगा हुआ होता है, पूरा बीम होता है। और बीम के ऊपर ही जो है ये मेन स्केल का ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है, मेन स्केल का ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है। इसके बाद वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन यहाँ बना हुआ रहता है। तो इसी दोनों को सहारे हम जो है ये समझ लेते हैं, इसी दोनों के सहारे हम समझते हैं कि ये जो है कितने ऊंचाई पे, कितने हाइट पे स्क्राइबर है। मान लीजिए कि अगर 8 mm पे हम इसको स्क्राइबर को सेट करना है, तो इसी जो है मेन स्केल और सब जो है वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन है उसके थ्रू हम इस स्क्राइबर को सेट कर देते हैं और 8 mm का जो है आप क्या करते हैं, लाइनिंग आप खींच सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्किंग का कोई भी काम कर सकते हैं। समझ में आया ये बात ना। तो चलिए अब फिर जो है हम उस प्रश्न पे चलते हैं और उस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न था क्या। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा पार्ट जो है हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट्स है, मुख्य भाग है, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द मेन स्लाइड्स। तो हमने क्या बताया था, जॉ, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 132 का। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले और अगला प्रश्न देखते हैं 133। क्वेश्चन नंबर 133 का कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। माइक्रोमीटर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एनविल होता है, स्पिंडल होता है, वर्नियर जो है आपका
स्केल होता है तो वर्नियर स्केल कहाँ थिम्बल के ऊपर कटा हुआ रहता है, और स्लीव के ऊपर जो है मेन स्केल होता है और सब डिवीजन होता है। तो ये सारी चीज़ों ने हम लोगों ने देख लिया। अब ये पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर बेसिकली किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे या स्क्रू एंड नट वाले सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा माइक्रोमीटर का और हम लोग समझ लें कि जो नट एंड बोल्ट जो होता है वो होता कहाँ है। तो स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल के ऊपर जो है एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ रहता है और स्लीव के ऊपर जो है इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो स्पिंडल जो है स्लीव से अटैच होता है और स्लीव को जैसे ही घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या होता है, आगे पीछे जाता है। यानी स्लीव जो है वो बोल्ट का काम करता है और स्पिंडल जो है वो नट का काम करता है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ भी लें कि ये जो है जो फिगर जो है, एक बार फिर से इसको जरा देख लेते हैं तो बड़ा आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि ये नट एंड बोल्ट हमने क्यों बताया है। यहाँ पे देखिए स्पिंडल ये दिख रहा है ना, ये स्पिंडल, और ये स्लीव ये दिख रहा है, ये स्लीव या बैरल इसको बोलते हैं। तो इसी के अंदर में जो है ना इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है और इसके ऊपर में थ्रेड कटा हुआ रहता है एक्सटर्नल थ्रेड। और ये जो है स्लीव जो है घूमता है, जब घुमाते हैं क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो उस पे क्या होता है, ये जो है स्पिंडल जो है आगे पीछे वो मूव करता है। ठीक है ना। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग जो है फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। चलिए फिर से हम प्रश्न पे चलें और प्रश्न को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का हमने बता दिया कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर किसका, 133 का। अब 134 नंबर क्वेश्चन को जरा हम समझ लें कि 134 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए, how the wide range of depth can be measured by the depth micrometer। डेप्थ माइक्रोमीटर से जो है डेप्थ कैसे नापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई, ज्यादा रेंज यानी कि जो रेंज है वो बढ़ अगर जाता है तो उसको कैसे मापा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसमें लंबी स्लीव के द्वारा मापा जाता है, लंबी स्पिंडल के द्वारा मापा जाता है, एडजस्टेबल बेस के द्वारा मापा जाता है, या इक्विप्ड विद द सेट ऑफ एक्सटेंशन रड, एक्सटेंशन रड के एक सेट के द्वारा मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहां पे आपका क्या हो जाता है कि ऐसा आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है जिसका जो ये है, यानी कि उसका जो स्पिंडल है उसका एक लंबाई फिक्स्ड होता है। उसके बाद का अगर लंबाई आपको मापना है, यानी ज़्यादा रेंज, उससे भी ज़्यादा रेंज चाहिए, उससे भी गहरा कोई माप जो है गहराई का माप लेना है, तो उस कंडीशन में चूंकि स्पिंडल का जो है एक फिक्स लंबाई होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ाने के लिए उसमें क्या है एक्सटेंशन रड जोड़ देते हैं। तो एक्सटेंशन रड का सेट उसके साथ दिया हुआ रहता है, किसके साथ, डेप्थ माइक्रोमीटर के साथ, जो कि क्या काम करता है, ज्यादा रेंज की गहराई को मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जरा उस पेज पे चलें और उस पेज पे जाने के बाद अगर हम जो है उसको अगर देख लें कि कैसा होता है डेप्थ गेज, तो और चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या है, ये डेप्थ गेज है ना। डेप्थ गेज, डेप्थ गेज क्या मेजर करता है, ये जो मेजर करता है गहराई को मेजर करता है। यहाँ पे जो है एक स्पिंडल लगा हुआ है और इसी स्पिंडल के सहारे हम किसी का डेप्थ को मापते हैं। अब ये स्पिंडल का एक लेंथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब इसका जब जितना लेंथ मैक्सिमम होता है वहां तक अपने आप इसको जब खोल के माप लिया, उसके बाद भी अगर गहराई है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट यहाँ से जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन रड कहते हैं। एक्सटेंशन रड का सेट के रूप में मिलता है, इसके साथ आता है ना। तो इससे ज्यादा जब गहराई का मापना होता है तब क्या करते हैं, एक्सटेंशन रड लगा के वो गहरा वाला माप को हम मेजर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है डेप्थ गेज में और इसमें काफी सिमिलरिटी है आउटसाइड माइक्रोमीटर में, दोनों केवल सिमिलर है। यहाँ से यहाँ तक पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल इससे मैच करता है। यहाँ पे भी रैचेट स्टॉप है, यहाँ पे थिम्बल है, यहाँ पे भी जो है आपका बैरल है, बैरल स्केल और थिम्बल स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल क्या है कि क्लियर है। यहाँ पे ये जो चीज है
इसको लॉक नट कहते हैं। ये क्या है? लॉक नट है। यानी कि जब जो है मेजरमेंट हो गया तो इसके बाद लॉक कर देते हैं तो क्या होता है, स्पिंडल आगे पीछे मूव नहीं करता है। तो इस पोर्शन में बिल्कुल दोनों क्या होता है, आपस में समान होता है। यहाँ पे एक सी फ्रेम लगा हुआ रहता है, यहाँ एनविल लगा रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ केवल स्पिंडल रहता है, स्पिंडल के साथ में एक्सटेंशन रड का यूज करके हम ज्यादा गहराई को माप सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिमिलर चीज है, ये भी एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ही है, सूक्ष्ममापी यंत्र ही है। ओके, अब चलिए फिर से हम अगेन उसी प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को जरा अच्छे तरीके से और जरा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का हमने क्या बताया था कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 134 का। अब चलिए 135 क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ इन इंच माइक्रोमीटर। इंच माइक्रोमीटर का एक फिगर दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि इसका रीडिंग क्या है, कैसे आप इसको देख के आप रीडिंग निकाल सकते हैं। तो इंच माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, इंच माइक्रोमीटर का मतलब हो गया ब्रिटिश माइक्रोमीटर, क्योंकि उसका जो भी मेजरमेंट होता है वो इंच में होता है। ठीक है ना। तो ये समझने का जरूरत है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच जो होता है वो लिस्ट काउंट होता है। किस केस में? ब्रिटिश माइक्रोमीटर के केस में, इंच माइक्रोमीटर के केस में। ठीक है, ये कौन सा है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। ओके, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के केस में लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 इंच होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये हम जो है इसका रीडिंग कहाँ से निकालते हैं, इसको हम लोग जरा समझते हैं। यहाँ देखिए, इसके ऊपर दो तरह का डिवीजन बना हुआ है, यानी कि ऊपर वाला डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन कहते हैं और नीचे वाले डिवीजन को क्या कहते हैं? सब डिवीजन कहते हैं। ठीक है ना। अब जो मेन स्केल डिवीजन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। यानी कि जो मेन स्केल का जो एक भाग का मान है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा? 1/10 इंच। क्यों? क्योंकि 1 इंच को ये 10 बराबर भागों में पार्ट किया हुआ रहता है। तो एक भाग का मान कितना हो गया? 1/10 इंच। यानी 1/10 का मतलब क्या हो गया? 0.1 इंच जो हो गया वो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हो गया। अब जो है इसके बाद हमको देखना है कि सब डिवीजन का क्या कह रहा है। तो देखिए, यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक तो लेंथ कितना था? 0.1 था। 0.1 को ये 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 4 से हम डिवाइड कर दें, तो 0.1 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग का मान निकल जाएगा। तो चलिए, सब डिवीजन का वैल्यू निकल गया, यानी सब डिवीजन का एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 0.1 में हम कितने से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा कर लें ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसको यहाँ पे करते हैं 1 डिवाइडेड बाई ये, इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 बचा 10, फिर इसके बाद 20 हो गया, एक जीरो और बैठाएंगे तो 4 5 20। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.025 क्या आ जाएगा? इंच आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे, 0.025 इंच आएगा। ये सब डिवीजन का एक भाग का मान हो गया। ठीक है ना। अभी हम कितना दिख रहा है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान कितना होता है? इतना इंच होता है। मेन स्केल डिवीजन का ये एक भाग का मान है। क्या है? एक भाग का मान है। उसी तरह से सब डिवीजन के एक भाग जो है उसका मान है, कितना है? तो इतना है। उसी तरह से जो थिम्बल डिवीजन के एक भाग का मान कितना हो गया? जो लिस्ट काउंट होता है इसका, तो थिम्बल डिवीजन जो होता है उसके एक भाग का मान कितना हो गया? इतना हो गया। अब ये चीज को समझ गए। अब इसके बाद इसका रीडिंग पे आते हैं। अब हमें दिख क्या रहा है उसके बारे में जरा समझते हैं। तो यहाँ से मेन स्केल में हमको क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना। तो एक भाग का मान कितना था? 0.1 था। तो 7 भाग का मान कितना हो जाएगा? अब ये रीडिंग निकाल रहे हैं। मेन स्केल डिवीजन में 7 भाग दिख रहा है, तो 7, एक भाग का मान कितना? 0.1। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा टोटल वैल्यू निकल गया। कितना निकल गया? 0.700 डाल दीजिए इंच।
ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी जीरो आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सब डिवीजन। अब सब डिवीजन में जो है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये नीचे वाला है 1 2 3, 3 भाग दिख रहा है ना, बाहर निकला हुआ है। तो सब डिवीजन में 3 दिख रहा है। एक भाग का मान कितना था, 1/40 था। 1/40 का मान कितना था, 0.025। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.025 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, और दशमलव कहाँ बैठेगा, 3 अंक के बाद। तो 0 कर दिया, 0.75 इंच। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है क्या हो गया, थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन जो है उसका वैल्यू कितना है, तो इसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि थिम्बल का कौन सा भाग इसके डेटम लाइन, इसको बोलते हैं डेटम लाइन, बीच वाला लाइन को हम डेटम लाइन कहते हैं। तो डेटम लाइन के सीध में पड़ रहा है। तो डेटम लाइन के सीध में कौन सा लाइन पड़ रहा है, तो देख लीजिए 10 के बाद 11 फिर 12 वाला आ रहा है। तो 12 इंटू एक भाग का मान कितना है, 0.01, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल भाग का मान निकल गया, कितना आ जाएगा, 0.012, इतना ही आएगा, है ना। अब इस सब को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका रीडिंग निकल जाएगा। जोड़ दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 5 और 2 7, 7 1 8, और यहाँ से क्या आ गया 7, यानी कि 0.787 जो है रीडिंग हो जाएगा। तो 0.787 यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इसका रीडिंग निकालते हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं और ऐसे ही आप इसको जो है पूरा अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे रीडिंग जो भी हो। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 जो है क्या है, उसको जरा हम लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 136 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन 136, ओके 136 में क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइन सरफेस वाइल मेजरिंग। मेजरिंग के समय जो कौन सा सरफेस जो होता है बेवल प्रोटेक्टर का, कौन सा हिस्सा जो होता है इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में जो होता है वो ब्लेड होता है। दो चीजें होती है, स्टॉक होता है और ब्लेड होता है। तो स्टॉक वाला हिस्सा क्या होता है, बेस का काम करता है, स्टॉक होता है, और दूसरा ब्लेड होता है। तो ब्लेड जो होता है वो इंक्लाइंड को मेजर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो उसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके लिए जो है अब फिर अगर हम चलते हैं तो वहां भी हम देख सकते हैं कि वह बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं, ये फिगर मेरे ख्याल से होना चाहिए इस पेज पे, अगर होता है तो हम लोग जरा देख सकते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर होता कैसा है, और उसमें बड़ा आसानी से समझ पाएंगे कि बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। तो इसमें जो है बेवल प्रोटेक्टर कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसा कि हमने बताया था कि किसका स्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड होता है। ब्लेड ऊपर वाला हिस्सा है और स्टॉक नीचे वाला हिस्सा है। ये क्या है, वर्किंग एज का काम करता है, और ब्लेड जो है किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर लगता है और यहाँ से ये रीडिंग देता है कि कितना इसका जो है ये रीडिंग है। और इस रीडिंग को हम कहाँ पढ़ते हैं, यानी कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होता है उसके सहारे हम इसका रीडिंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कौन सा होता है, ब्लेड होता है। तो जो हमने बताया था ऑप्शन, उसके अनुसार जो है वो क्वेश्चन में जो है इंक्लाइंड सरफेस का जो है वो ब्लेड हो जाएगा, यानी कि 136 का जो क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी जो होगा वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही जो है प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है ये पूछ रहा है, तो ब्लेड ही कांटेक्ट में होता है। क्लियर है। अब चलिए ओके, अगला प्रश्न हम लोग जरा देख ले 137, और ये क्या कह रहा है उसको भी जरा समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन 137 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज अचीव डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो अलग अलग गति प्राप्त करने के लिए उसमें जो है पुली लगा हुआ रहता है, और किस तरह का पुली लगा हुआ रहता है, चूंकि बेल्ट वाला अगर जब ड्रिल मशीन की अगर बात करता है, ऑप्शन चूंकि पुली में ही है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका कौन सा है जो ड्रिल मशीन है वो किस टाइप का है, बेंच ड्रिल मशीन है और वो पुली टाइप में है। तो पुली टाइप बेंच ड्रिल मशीन जो है वो आपका
होगा और उसमें जो है स्टेप पुली कटा हुआ रहता है, जैसा कि तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप पुली जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अलग अलग गति प्राप्त करने के लिए, जैसे उसका जो ये होता है, यानी कि जो पुली बना हुआ रहता है वो क्या होता है, छोटा बड़ा बड़ा होता है और उसी पे बेल्ट मूव करता है। तो बेल्ट छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटे पे आता है, उसी के अनुसार उसका जो है क्या होता है, स्पीड भी कम या ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसको जब हम स्टेप्स पुली को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेप्स पुली कैसा होता है। तो चलिए हम एक पेज पे ले चलते हैं, वहां पे हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके का वो आपका होता है। तो जब हम लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है कैसा होता है। इसको अगर देख पा रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें जो है क्या है, इसको ज़रा पहले समझ लेते हैं। ये है आपका बेस है ना। ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। ये इसका बेस है। किसका बेस है, तो बेस है ये एक तरीके का ड्रिल मशीन है और ये पिलर ड्रिल मशीन है ना। या बेंच ड्रिल मशीन भी होता है, इसी टाइप का होता है। तो बेंच पे अगर लगा हुआ है, छोटा अगर है तो बेंच ड्रिल मशीन होगा, ठीक है ना। पिलर टाइप बेंच ड्रिल मशीन भी होता है। तो यहाँ पे जो मोटर जो लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए मोटर लगा हुआ है और मोटर के साथ ये पुली अटैच्ड है और पुली के साथ ये ऊपर में गार्ड लगा हुआ रहता है, इसी के साथ ये बेल्ट लगा हुआ रहता है। अब इसी बेल्ट के सहारे इसका स्पिंडल को चलाया जाता है ना। यहाँ पे जो है पुली लगा हुआ है, यहाँ भी पुली लगा हुआ है, यहाँ भी पुली लगा हुआ है। तो इसमें देखिएगा स्टेप कटा हुआ होगा। देखिए ये स्टेप है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो छोटे से बड़े या बड़े पे छोटे से अगर जाएगा तो उस कंडीशन में जो है इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर के सहारे हम इसको स्पिंडल को चलाते हैं। पहले पुली को चलाते हैं, पुली बेल्ट से जुड़ा हुआ रहता है और बेल्ट इसको जो है इसके स्पिंडल को चलाता है। और स्पिंडल में हम क्या कसे हुए रहते हैं, ड्रिल बिट कसा हुआ लगा हुआ रहता है स्पिंडल के साथ। ये पे क्या है, चक है, ड्रिल चक है, जिसके अंदर जो है हम क्या लगाते हैं, उसके अंदर जो है हम ड्रिल बिट लगाते हैं और कोई होल करने के लिए ये वर्क टेबल है, इसी के ऊपर रख के होल किया जाता है, इसमें छेद किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। ये फिगर किसका है, ड्रिल मशीन का है। किसका है, ड्रिल मशीन का है, ड्रिल मशीन। और ये ड्रिल मशीन कैसा होगा, बेंच टाइप ड्रिल मशीन, है ना। तो बेंच टाइप अगर बेंच पे लगा हुआ है तो बेंच टाइप है ना। और पिलर अगर ज़्यादा बड़ा ये में है, इसी तरह का होता है वो भी। तो अगर बड़ा ये में है तो उसको पिलर ड्रिल मशीन कहते हैं। अब ये जो है ना, ये जो है आपका दिखाया गया यही पुली है और इसी के साथ ये बेल्ट लगा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे ऊपर में यहाँ दिखाया हुआ है। ये वाला पार्ट यहाँ जो है बेल्ट लगा हुआ होगा और इसी के सहारे क्या होता है, ये पुली चलता है। और जैसे ही ये बेल्ट इस पे से इस पे आता है, इस पे से इस पे चेंज होके आता है, इस पे से इस पे आता है, उसका स्पीड क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। तो यही जो है कहानी है आपका इस कंडीशंस के लिए और इसके लिए। अब चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं और जरा देख लेते हैं कि प्रश्न जो है 137 जो है क्या कह रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ हमने बोला था कि कौन सा भाग है जो विभिन्न गति प्रदान करता है। तो स्टेप पुली इज द राइट आंसर। हम आपने देख भी लिया, उसको अच्छे से देख भी लिया और समझ भी लिया कि किस तरह का स्टेप्स पुली होता है। वो किसके लिए है, ड्रिल मशीन के केस में है। तो ड्रिल मशीन को भी हमने वहां दिखाया था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं और देखते हैं कि 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज द एक्स इन द पेडेस्ट्रल ग्राइंडर। पेडेस्ट्रल ग्राइंडर एक दिया हुआ है फिगर, उसमें पूछ रहा है कि एक्स जो है चिन्हित भाग का नाम क्या है, या एक्स के रूप में जो है चिन्हित भाग क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन को जरा देख लेते हैं, 138 का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या हुआ है, ये ग्राइंडर दिया हुआ है ना। ये क्या है, एक तरीके का ग्राइंडर है ना। और ये ग्राइंडर है, इसमें ये वाला जो चीज एक्स है इसको पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये जो है टूल रेस्ट बोला जाता है, इसी के ऊपर टूल को रख के ग्राइंडिंग का काम किया जाता है। मान लीजिए कि जो है जो टूल्स जिसका जो है धार बनाना है तो उसको यहाँ पे रखेंगे और इस ग्राइंडिंग व्हील को जब चलता हुआ रहता है तो उसी से जो है ऐसे ऊपर नीचे करके उसमें क्या करते हैं, आपको धार बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उसको भी जरा समझ ले। ये वाला जो पोर्शन है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको आई शील्ड कहते हैं, आई शील्ड।
ठीक है ना, आई शील्ड यानी कि जो चिप्स के रूप में जो उससे बुरादा बाहर निकलता है, जब क्या करते हैं, शार्पिन करते हैं किसको, किसी भी जो है आपका टूल्स को जब शार्प किया जाता है तो ग्राइंडिंग व्हील से क्या होता है कि देखते हैं कि चिंगारी निकलता है, तो चिंगारी निकलता है उसके साथ चिप्स भी रहता है, तो चिप्स कहीं जो है आपके आंख में ना पड़ जाए उसी के लिए आई शील्ड लगाया हुआ रहता है, ठीक है ना। और व्हील गार्ड क्या है, व्हील गार्ड जैसे व्हील बहुत ही आरपीएम बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई आरपीएम में ये क्या होता है, व्हील इसका मूव करता है, तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि कभी व्हील क्रेक करके या टूट के बाहर निकल जाए, उसी के लिए ये सारा गार्ड लगा हुआ रहता है, ये इस साइड से भी लगा हुआ है, इस साइड से कवर्ड किया हुआ गार्ड लगा हुआ है, ताकि अगर निकले भी तो मशीन पे जो आदमी काम कर रहा है उसको किसी भी तरीके से हार्म ना हो, है ना, इसी के लिए जो है व्हील गार्ड लगा हुआ रहता है। इसके बाद ग्राइंडिंग व्हील, जो ये अंदर में जो दिख रहा है ये क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील पे आप काम करते हो। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन जो था टूल रेस्ट का था। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, और उसको देखते हैं कि 139 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 में एक जो है फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये जो फाइल है इसमें देखिएगा कि ऐसे ऐसे जो है डॉटेड के रूप में दांत कटे हुए हैं, है ना, तो इसको हम रास्प कट कहते हैं। और ये रास्प कट फाइल जो होता है कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर, ये जो है जैसे कि बढ़ई लोगों के पास, कारपेंटर लोगों के पास वुडन पे जब काम करते हैं ना, लकड़ी वगैरह पे काम करते हैं, तो लकड़ी वगैरह का जो है साफ करने के लिए उसको इस फाइल का प्रयोग करते हैं, या फिर चमड़े वगैरह पे जो है फाइलिंग करने के लिए या प्लास्टिक वगैरह पे फाइलिंग करने के लिए इसी रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये रास्प कट का है। अब ये हैंड फाइल क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ ले। हैंड फाइल जो है, एक हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, सेफेज फाइल भी बोलते हैं इसको, सेफ एज फाइल, सेफेज फाइल। और ये सेफेज फाइल होता कैसा है, तो एक जो है एज के ऊपर कोई दाता नहीं कटा हुआ रहता है, इसीलिए इसको सेफेज फाइल भी कहते हैं। और इसका एक और खासियत है कि हैंड फाइल जो होता है पूरे लंबाई में जो है एक ही चौड़ाई का होता है, यानी कि 1/3 आगे की तरफ टेपर नहीं होता है। जैसे कि ये इस तरह का अगर फाइल है तो इसमें सब जगह जो है इसकी चौड़ाई समान होती है, ये हैंड फाइल के केस में, ठीक है ना। और यही अगर दूसरा फाइल हैंड फाइल के जगह पे अगर कोई दूसरा है, दूसरा बास्टर्ड फाइल और बाकी फाइल को अगर देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, 1/3 भाग इसका क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है, यानी कि आगे वाला भाग जो टिप वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऐसे टेपर में रहता है, ठीक है ना। लेकिन हैंड फाइल में ये क्या होता है, पूरी लंबाई में इसकी जो चौड़ाई होती है बिल्कुल एक समान होती है, और कहीं पे जो है आपका अलग जो है टेपर नहीं होता है, ठीक है। तो हैंड फाइल का इसका दूसरा नाम सेफेज फाइल भी है। अब सिंगल कट फाइल क्या होता है, सिंगल कट फाइल इसी फाइल में, इस तरह के फाइल में एक कट अगर कटा हुआ रहता है, एक तरफ से केवल कट रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कट फाइल कहते हैं, ठीक है ना। अगला है कर्व कट फाइल। तो कर्व कट फाइल जो होता है, जो फाइल होता है उसमें जो है आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे सर्पिला आकार का जो है कटिंग किया हुआ रहता है, तो इसको हम कर्व कट फाइल कहते हैं। और बेसिकली इसका उपयोग जो है चमड़े के ऊपर, लेदर के ऊपर जो है करने के लिए इसका कर्व कट का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 140 को अब हम लोग जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, और 140 को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन, अगर वाइस के हैंडल को बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो क्या होगा, है ना, वाइस के हैंडल को ज्यादा टाइट कर देने से क्या नुकसान होगा ये पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जैसे वाइस को जब टाइट करते हैं तो वाइस जो है, वाइस का जो हैंडल है डायरेक्टली स्पिंडल से जुड़ा हुआ रहता है, तो स्पिंडल पे हम प्रेशर देते हैं, और स्पिंडल जो है अंदर के बॉक्स नट से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही आप स्पिंडल पे ज्यादा प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, बॉक्स नट का जो आपका उसमें जो थ्रेड कटा हुआ रहता है वो थ्रेड खराब होने का चांस होता है। या तो अगर वो थ्रेड खराब नहीं होगा बॉक्स नट का, तो वो किसको खराब कर देगा, स्पिंडल के थ्रेड को डैमेज कर देगा, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है थ्रेड कटा हुआ रहता है। स्पिंडल के ऊपर जो है क्या एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ रहता है, और जो बॉक्स नट के ऊपर जो होता है वो इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है, तो स्पिंडल को डैमेज कर देगा। बाकी ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 140 प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जरा देख लें कि किस तरीके का वाइस होता है, इस पे हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग जरा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि वाइस कैसा होता है।
तो चलिए ये देखिए फिगर जो दिखाया हुआ है, ये किसका फिगर है? एक भाइस का है। और ये कैसा भाइस है? यानी कि जो अब कर्मशाला वगैरह में जो प्रयोग करते हैं वो एक भाइस है। और ये भाइस इसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो है वर्कशॉप में यूज किया जाता है ना। इसमें ये वाला पोर्शन जो है हैंडल बोला जाता है, और हैंडल के साथ ये वाला जो रड जो जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल कहते हैं। इसको स्पिंडल बोलते हैं, है ना। और ये स्पिंडल जो है फाइनली इसके ऊपर जो थ्रेड कटा हुआ रहता है वो एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ रहता है। ये जो है एक नट से जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम बॉक्स नट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बॉक्स नट के अंदर जो है इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो बहुत ज्यादा अगर इसको अब ऐंठ देंगे हैंडल को तो ये क्या होता है? इसका थ्रेड खराब होने का चांसेस होता है, यानी स्पिंडल का जो थ्रेड होता है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? दो तरह का जॉ होता है। ये मूवेबल जॉ होता है, यानी कि ये आगे पीछे मूव करता है। और ये वाला जॉ क्या होता है? फिक्स जॉ होता है। इसके बाद इसके साथ साथ जो है मूवेबल जॉ के साथ एक जॉ प्लेट लगा हुआ रहता है, और फिक्स जॉ के साथ एक प्लेट लगा हुआ रहता है। और इसी दोनों के बीच में कोई जो है बॉडी को रख के क्या किया जाता है? आपको यहाँ पे होल्ड होल्ड करके कोई चीज ऑपरेशन किया जाता है। तो ये जो है एक तरीके का वाइस जो है, एक तरीके का क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। किसी भी चीज को पकड़ता है ना। पकड़ के उस पर कोई फाइलिंग कर सकते हैं, कटिंग का काम कर सकते हैं, या ड्रिलिंग कर सकते हैं, चिपिंग कर सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन इस पे किया जा सकता है। और बेसिकली जो है फिटर वर्कशॉप या मैकेनिकल वर्कशॉप में ये ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी जगह पे जहाँ होल्ड करना होता है वहां पे भी वाइस की आवश्यकता पड़ती है। ओके। अब चलिए हम अगले बार प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को फिर से जरा देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया 140 नंबर क्वेश्चन कि क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? स्पिंडल को वो क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की बात अगर कर लेते हैं तो 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि विच कैलिपर्स प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द डायमेंशन, ठीक है ना। कौन सा कैलिपर है जो आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो देखिए कैलिपर्स जो है, कैलिपर्स यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन को पहले देख लें। तो इनसाइड कैलिपर कह रहा है, आउटलेट कैलिपर कह रहा है, आउटसाइड कैलिपर कह रहा है, और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कह रहा है। तो ये चार तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फाइन एडजस्टमेंट क्या बात करता है? यहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट? फाइन एडजस्टमेंट। तो फाइन एडजस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो नट होता है तो उसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ रहता है। तब जाके जब उसको टाइट करते हैं तो क्या होता है? वो फैलता है, या फिर जो है वो अगर टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो वो स्प्रिंग जॉइंट से क्या कर सकते हैं? आपका फाइन एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन, 142 प्रश्न को जरा देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 142, विच मेटल्स कटिंग सॉ इज यूज्ड टू कट द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। तो कौन सा मेटल सॉ कटिंग का उपयोग बड़े सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए जो है वो कौन सा यूज किया जाता है? आपको सर्कुलर सॉ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं और 143 को जरा देखते हैं कि क्या है। विच वाई मार्किंग टेबल्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का क्यों बना हुआ होता है मार्किंग टेबल? तो मार्किंग टेबल जो कास्ट आयरन का बना होता है, क्यों बना हुआ होता है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या होता है? प्रिवेंट द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को रोकने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन में जो है एक्सपेंशन जो है थोड़ा कम होता है बाकी की बनिस्बत, इसीलिए प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल जैसे कि मान लीजिए गर्मी में या बाकी ये में जो है कंट्रैक्शन ना हो जाए, या फिर उसमें जो है एक्सपेंशन ना हो जाए, इसी की वजह से थर्मल विस्तार ना हो जाए, इसी की वजह से हम क्या करते हैं? कास्ट आयरन वाला जो है मार्किंग टेबल का यूज करते हैं। तो 143 का ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। अब 144 पे चलते हैं और 144 को जरा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। वाई व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज दिखाया गया है इसका नाम क्या कह रहा है, क्या है?
इसको पूछ रहा है, तो इसको हम बेवेल गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवेल गेज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें अगर 3 ब्लेड लगा हुआ रहता है तो उसको हम फिर यूनिवर्सल बेवेज गेज कहेंगे, है ना। इसमें जब 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बेवेल गेज हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो सीधा सीधा बेवेल गेज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और ध्यान रखिएगा कि कैसा बेवेल गेज दिखता है। यूनिवर्सल गेज में वही चीज 3 जो है वो 3 ये हो जाता है और यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच फाइल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड्स। डाई और मोल्ड्स का जब फाइलिंग किया जाता है तो उसमें कौन सा फाइल के डाई और मोल्ड्स के निर्माण के लिए कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है ना। डाई और मोल्ड्स को फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए कैसा होता है? रोटरी फाइल कैसा होता है? डिफरेंट साइज का होता है, जैसे कि इस तरह का होता है। इसमें जो है एक स्पिंडल लगा हुआ रहता है और स्पिंडल जो है एक घुमावदार चीज में लगा दिया जाता है और इसके ऊपर जो है पूरा ये में सर्किल में इसके ऊपर दांत कटा हुआ रहता है। ठीक है, एक दूसरा इस तरह का भी होता है, इस तरह का होता है ना। ये भी स्पिंडल के साथ इसमें लगा के स्पिंडल होता है, स्पिंडल को अटैच कर देते हैं मूवेबल, जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह में भी लगा के वो क्या कर सकते हैं? ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं इससे। ठीक है ना। तो ये जो है रोटरी फाइल होता है और रोटरी फाइल से डाई और मोल्ड्स के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 145 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 146 की तरफ और 146 को जरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है, क्या कह रहा है? What is the method of removing metals chips clogging between the teeth of the files? फाइल्स के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, विधि क्या है? फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो विधि पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गड़बड़ है वो, और ऑप्शन में कुछ और दे रहा है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल्स चिप्स क्लॉगिंग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल्स। दोनों वही चीज दिया हुआ है। तो एक्चुअली में जो है उसमें ये पूछ रहा है कि उस मेथड का काम नाम क्या है। ठीक है, तो पिनिंग जो हो जाता है उसको रिमूव किया जाता है। पहले पिनिंग का मतलब क्या होता है कि जब चिप्स उस दांते में फंस गया तो उसको जो है रिमूव किया जाता है। तो उसको रिमूव किससे किया जाता है? कार्ड फाइल के सहारे किया जाता है या फिर कॉपर स्ट्राइप होता है उसके सहारे भी किया जाता है। तो कॉपर स्ट्राइप इज द राइट आंसर। कार्ड फाइल हो सकता है या तो फिर कॉपर स्ट्राइप हो सकता है, जिसको चिप्स को जब क्लॉगिंग हो जाता है, दोनों दांतों के बीच में जो है बुरादा फंस जाता है, मेटल का बुरादा फंस जाता है, तो उसके लिए हम कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। 147 जरा उसको देख लेते हैं। 147 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क्स दैट रिक्वायर्स द फाइलिंग और ड्रिलिंग। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पे भी छोटा छोटा कार्य है, छोटा छोटा जो है चीज जिसपे फाइलिंग करना है या ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है, उसको पकड़ने के लिए टूल मेकर वाइस का प्रयोग किया जाता है। अब ये टूल मेकर वाइस भी एक वाइस का प्रकार है। जैसा कि हमने बताया था, वहाँ पे दिखाया था कि जो बेसिकली जो वर्कशॉप में यूज होता है उसको बेंच वाइस कहते हैं। तो बेंच वाइस क्या होता है? वो बड़े जो है चीज को भी होल्ड करने के काम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर टूल मेकर वाइस क्या है कि छोटा छोटा चीज को पकड़ के उसमें फाइलिंग का ऑपरेशन करना है या ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए टूल मेकर वाइस का प्रयोग होता है। हैंड वाइस भी जो है छोटे चीज को पकड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उससे भी छोटा होता है हैंड वाइस। पाइप वाइस बेसिकली क्या होता है? राउंड आकार के कोई भी जो है जॉब को पकड़ने के काम में पाइप वाइस आता है। और पिन वाइस क्या है? पतला कोई भी नुकीला पदार्थ हो गया, जैसे सुई के आकार का या थोड़ा सा उससे ज्यादा मोटा कोई भी चीज पकड़ के उसके ऊपर फाइलिंग का ऑपरेशन करना होगा तो पिन वाइस। और इसमें कैसा लगता है? इसमें भी बेलनाकार से, पिन वाइस में भी जो है बेलनाकार चीजों को ही पकड़ा जा सकता है। तो 147 का ऑप्शन डी जो है वो राइट उत्तर हो गया। बाकी ऑप्शन पे भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब 148 में जो है क्या प्रश्न कह रहा है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर द कटिंग अलोंग द कर्व्स लाइंस। कर्व लाइंस घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए, यानी कर्व अलोंग कर्व लाइंस के
कर्व लाइन के अलोंग कटिंग करने के लिए कौन सा हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो है फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड जो होता है उसका यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का मतलब क्या है कि जहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार होता है, तो अगर ऑल हार्ड यूज करेंगे तो जैसे ही कटिंग का काम करेंगे तो हेक्सा ब्लेड वो टूट जाएगा, इसलिए फ्लेक्सिबल लचीला ब्लेड का यूज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 148 का। चलिए 149 को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड टू कटिंग कीवेज। कीवेज को काटने के लिए कौन सा जो है चीजल का प्रयोग करते हैं? तो चीजल का प्रयोग करते हैं, हमने बताया था कि फ्लैट चीजल का प्रयोग जो होता है कटिंग के लिए किया जाता है और बाकी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे चिपिंग ऑपरेशन हो गया, कटिंग हो गया। फिर इसके बाद जहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके का वेल्डिंग करते हैं, वहां पे एक्सेस मेटल रह जाता है, उसको काटने के लिए भी फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्रॉस कट चीजल का प्रयोग जो है वो कीवेज वगैरह के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जो है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हमने क्या बताया था, कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए जो है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये आप नहीं जान पाए हैं तो इसके लिए प्रीवियस जो है क्वेश्चंस को जब हमने कराया है तो उसमें डिटेल्स में सारा चीज बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल देखें और अच्छे तरीके से इसको समझें। ओके, अब चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये काफ़ी इफेक्टिव सेशन लगता है तो इसको आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हों। और इसमें अगर किसी भी तरीके का कुछ भी अगर त्रुटि होता है और किसी भी तरीके का कोई सजेशन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए ही है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर इसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करें और वैसे विद्यार्थियों को शेयर करें जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार के लिए। और ये काफ़ी इफेक्टिव है, दैट मीन्स इसी से क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 150 को जरा समझ लेते हैं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि फिटर ट्रेड से कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क्स एक्स इन द हैमर। यहाँ हैमर दिखाया गया है, इसमें जो पार्ट एक्स जो एक्स मार्क किया हुआ है उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो है ऊपर में दिखाया गया है और इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो उसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें थोड़ा सा और भी समझ ले, इसको जो फेस बोलते हैं या फिर स्ट्राइकिंग फेस बोलते हैं। इसके बाद जो है ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको आई होल बोलते हैं, आई होल, EYEHOLE। इससे पहले भी काफ़ी हमने डिस्क्राइब वे में जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हमने समझाया है। ये बीच वाले पोर्शन को चिक कहते हैं और इसी के ऊपर जो है इसका वेट लिखा हुआ रहता है कि कितना जो है वेट का ये हथौड़ी है, हैमर है। और ये किस तरीके का है, बॉल पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है। तो दो तरह का पिन, यहाँ पे कहीं कहीं पे PEEN भी मिलेगा और PIEN भी मिलेगा, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, दोनों ही आपका। और ये जो है हैंडल है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल। हैंडल जो है किसके साथ जुड़ा हुआ आता है, हैंडल जो है इसके अंदर घुसा हुआ रहता है और आई होल से आई होल में निकला हुआ रहता है। और इसमें जो है वेजेस लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा गुज्झा टाइप का मारा हुआ रहता है, ताकि वो इसमें से हैंडल में से जो है ये आपका हथौड़ी बाहर निकल के न जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।